हेलो दोस्तों। हम फिर एक बार आपके साथ सीटेट नोट्स के साथ। और इससे पहले हम लोगों ने क्लास 6 की हिस्ट्री लेसन 1 2 3 और कल जो आपको दिया गया था वो था 7 8 9 4 5 6 आज हम कंप्लीट करेंगे। एक्चुअल में ये जो पीडीएफ थी ये करप्ट हो गई थी, तो उसको बना लिया गया। थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 हिस्ट्री है ये। अब हमारे इसके पास ओनली 3 चैप्टर और बचेंगे, 10 11 और 12। चलिए देखते हैं हम फर्स्ट अध्याय 4 आरंभिक नगर। हड़प्पा सभ्यता 4700 साल पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब आप छोटे रहे होंगे तो अपनी बुक में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। हड़प्पा सभ्यता 4700 साल पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा के नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना होता था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग, ठीक है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व में नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। ठीक। मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे महान स्नानागार कहते हैं। ओके, तो महान स्नानागार क्या है? खास तालाब, बहुत बड़ा तालाब था, उसी को महान स्नानागार नाम दिया गया। कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, लोथल जो कि गुजरात में है। ठीक है, जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, ये मैचिट करने के लिए आ सकता है। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थानों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हैं, पत्थर के बाट, मोहरे, मन के मतलब मोती, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। ये सारी चीज़ें इनको मिली हैं। अब ये हमारा फ्रेंड्स क्या होते हैं? ये कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, यानी कि ये आर्टिफिशियल है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री होते थे। इसी को फ्रेंड्स कहते हैं। इससे मन के चूड़ियाँ, बाले मतलब कान की बालियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ये था फ्रेंड्स। अभी तक तो इसमें से कोई क्वेश्चन आया नहीं है, बट सीटेट है, कुछ भी आपको दे सकता है। आप अपनी तैयारी बराबर बना के रखें। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर फर्दर एग्ज़ाम। कच्छ के इलाके में खादिर कोई जगह का नाम है। बेत के किनारे धौलावीरा गुजरात में है। नगर बसा था। धौलावीरा गुजरात नगर को 3 भागों में बांटा गया है। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा के लोग क्या करते थे? हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती
एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर धातुओं और शंकों से बनाई गई चीज़ों का प्रमुख केंद्र था। जो पत्थर थे उससे कई चीज़ें बनती थी, और शंख तो मिल ही जाता है समुद्र के आसपास। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर का प्रयोग सामान से भरे डब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। सामान होता है, ठीक है, जैसे पार्सल बांधते हैं तो वैसे पार्सल भेजे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों मतलब ये वो, जैसे ये थैला हो गया, बोरा समझ लो, सेक वगैरह, तो इसका जो ये मुंह था इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद इस पर गीली मिट्टी लगा दी। गीली मिट्टी लगाने के बाद उन पर मोहर लगाई जाती थी। ऐसे इसको लगा देते हैं और इसी को मुहरबंदी कहते हैं, जिसको आप ठप्पा बोलते हो ना, ठप्पा, वही। अब इस बुक में था मिलान करो, तो मिलान नहीं किया, सामने सामने लिख दिया। तांबा कहाँ से रिलेटेड है? राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। टीन अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। हो सकता है आ जाए इस तरह से मैचिंग करने को भी, क्योंकि इस बार 2, 3, 4 इसी तरह से मैचिंग करने के लिए आया था। अब आए अध्याय 5। क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें? वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ये कई बार पूछा जा चुका है। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। यह विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। अब ऋग्वेद के जो 3 देवता हैं कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है, जिसे सोमरस भी कहते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अधिकांश सूक्त के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। अब संस्कृत और अन्य भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोप, ठीक है। भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं, जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी, तो ये एक ही परिवार की भाषाएं कहलाती थी। पूर्वी प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ परिवार, द्रविड़ ये क्योंकि दक्षिण की तरफ बोली जाती है। झारखंड और मध्य भारत ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, ये जो भाषाएं बोली जाती है इनको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार बोला जाता है। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां व्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यह शिलाखंड महापाषाण, महा मीन्स बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। इन्हीं को महापाषाण कहते थे।
ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। जैसे मान लीजिए तो यहाँ लोगों को दफना दिया और वहीं पे ऐसे पत्थर खड़े कर दिए, ठीक है, ऐसे दफना दिया, यहाँ पत्थर खड़े कर दिए। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों के साथ खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों को दफनाया जाता था। वो मिट्टी के बर्तन कैसे थे? जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। उनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। जब वहाँ पे इंसान मर जाते थे तो उनके साथ इन सबको भी दफनाया जाता था और ऐसा माना जाता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। महापाषाण के ताबूत शवाधान, ठीक है, को सिस्ट कहा जाता था। सिस्ट में एक पोर्ट हॉल यानी एक बड़ा सुराख होता था जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ब्रह्मगिरी में एक कब्र मिली है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। देखिए, जो सोने के हैं तो ज़रूर अमीर होंगे, है ना। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। तो अगर सोने का दफना दिया या कुछ भेज दिए तो वो अमीर हो गए, और तो सिंपल लोग तो बेचारे सिंपल है। यानी कि अमीरी गरीबी बरसों से चली आ रही है, कोई नई बात नहीं है। इनाम गांव, ये भीमा की सहायक नदी घोड़, ये नदी का नाम है, घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ व्यक्स लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ये शव को लेटा दिया और यहाँ पे बर्तन रख दिए, खाना पीना भी रख दिया। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। जब खुदाई की गई होगी तो देखा होगा कि वहाँ पे कोई एक घर है बहुत बड़ा सा, तो वहाँ पे इस तरह से दफना दिया, जो मतलब ऐसे होगा मिट्टी का कुछ बना हुआ उसके अंदर उसको दफना दिया आदमी को, ठीक है, और उसके साथ जो भी सामान भी रख दिया। बस्ती के बीच में ये बसा। यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था, सबसे बड़ा घर था, इसलिए इसी में इसको दफना दिया गया। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? अब कंकालों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता था, बिल्कुल पहचाना जा सकता था, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता था, नहीं हो कर पाएंगे। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उससे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। हाँ, पहले आभूषण पहने जाते थे, पुरुष भी पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच से है। तो हम कैसे पहचानेंगे? उसकी हड्डियों की जांच से, क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। लगभग 2000 साल पहले चरक नामक एक प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। चरक संहिता किसने लिखी? महर्षि चरक ने लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। उन्होंने क्या कहा? मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी आप लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ? 206, ये हम लोग मानते हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। अगर हम लोग इनकी हड्डियों को जोड़े तो कुल मिला के 360 हो जाएंगी, ठीक।
अब इनाम गांव की बात आ रही है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। अब आ रही है चीन की बारी। ठीक है, अब ये चीन जो है भारत के समकालीन ही है। वहाँ पे जो हुआ, चीन में जो हुआ था उस समय थोड़ा सा इसमें नोट कर दिया गया है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन हमको अपनी तैयारी पूरी करनी है। चीन में लगभग 3500 साल पहले यहाँ जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। उन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये मान्यता है कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध में जीतेंगे? क्या फसल अच्छी होगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ पर इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यकर्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो हड्डियों से भविष्य जाना जाता था। अब है निम्नलिखित को सुमेल करिए, तो सुमेल हमने कर दिया। सूक्त का मीन्स होता है अच्छी तरह से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ मीन्स अनुष्ठान होता है। दास को गुलाम भी कहते हैं। पाषाण कैसे मिले हैं? सजाए गए पत्थर। ओके, अब आते हैं अध्याय 6, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये हमारा है अध्याय 6। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, यज्ञ कर लिया, राजा बन गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, राजा के लोग देख रहे हैं और घोड़ा दौड़ रहा है। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो वहाँ उसमें यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती। अब राजा तो यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ दौड़ा दिया है। अब जहाँ पे किसी दूसरे राजा ने इसको रोक दिया या वहाँ के लोगों ने उसे रोक दिया, तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। ठीक है, अच्छा, अब घोड़े को देख लिया और उसको छोड़ दिया कि भाई जाओ, तो मतलब जो यज्ञ कर रहा है, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों ही द्वारा संपन्न किया जाता था। अब आ गया वर्ण। ठीक है, वर्ण परंपरा हमारे यहाँ पे थी और आज भी है। चीज़ें जल्दी से फिनिश नहीं होती हैं। पुरोहितों ने चार वर्गों में विभाजित किया है वर्ण को। पुरोहितों ने 4 वर्गों में विभाजित, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। अच्छा, था है क्या लिखा हुआ? दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्ण में अंतिम स्थान पर शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था, कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। प्राय औरतों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है, ये माना जाता था। अब है हमारा पॉइंट जनपद। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों के कई बस्तियों की खुदाई की। जो जनपद थे उनकी कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अंतरजी खेड़ा में ये सब प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसल उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर तथा कुछ काले रंग के होते थे।
दूसर ऐसे होते हैं, ये ऐसे कटोरी, ऐसे थाली, इसको दूसरा बोलते थे। कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाता है। चित्रित दूसर पात्र मतलब कि इसमें क्या कर दी गई, फिर कोई डिज़ाइन बना दी गई, तो ये चित्रित दूसर पात्र हो गए। बुक में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई थी, आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृति के रूप में। अब मान लो ये दूसर है, ठीक है, अब ये ऐसे यहाँ पे ऐसे डिज़ाइन बना दी गई, तो इसी को दूसर कहते हैं। इसके बाद आ रहा है जनपद। जनपद के बाद है महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जैसे नगर, महानगर, वैसे ही जनपद और महाजनपद। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। अब जब महाजनपद है तो उनके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? जनता से मिलेगा। जैसे हम लोग टैक्स देते हैं, कर देते हैं, तो पहले भी कर दिया जाता था। अब है कर। कर का क्या प्रावधान था यहाँ पे? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। बिल्कुल है। अतः महाजनपद के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलते थे, यानी कि उनको कर वसूलना कंपलसरी था, क्योंकि पता नहीं जो है गिफ्ट कब मिले कब नहीं मिले, तो ठीक है हम लोग कर को वसूलेंगे और उसी से इनका जो भी बजट है वो चलता था। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग ही कृषक की उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में देते थे। कर के रूप में, ठीक है, कर अलग के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता है। तो हो सकता है कुछ बन जाए से क्वेश्चन। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में किए जाते थे, ठीक है। कोई भी कारीगर आएगा, राजा के यहाँ कोई काम होगा तो वो कर लेगा, तो ये कर मान लिया जाएगा। अच्छा लिखा तो है। इन्हें राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, तो इनका जो कर है वो हो गया। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। जो लोग जंगल में रहते थे उनको कहते थे भैया तुम कुछ नहीं, जंगल की चीज़ें हैं जो वही हमको दे दो। अब सबसे बड़ा जो जनपद था, बहुत महत्वपूर्ण बन गया था, वो था मगध। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यह यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजात शत्रु हुए। बिहार में राजगीर है, जिसको आधुनिक राजगीर कहते हैं हम, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर, उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो उनकी सेना तो बहुत छोटी थी, है ना, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद है वज्जी। वज्जी भी एक आपका वज्जी, मगध के नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध के पास ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। ये वज्जी वही वाला है जहाँ पे भगवान महावीर वाला था ना, जो हम लोगों ने अभी लेसन 7 में कल पढ़ा था। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण और या संघ से संबंधित थे।
लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था हो सकता है बन जाए कि एथेंस लोगों ने किस शासन व्यवस्था की स्थापना की। यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल के ऊपर के सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। जैसे हम लोगों की संसद होती है तो यहाँ पे कोई एक सभा होगी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। अच्छा, लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। तो फिर औरतें क्या थी वहाँ पे? नागरिक नहीं थी तो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। ओके, तो ये हमारा लेसन 4, 5 और 6 फिनिश। अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, नहीं तो सुनिए इसको काम करते करते, सोते सोते। और अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर 10, 11 और 12। तो हमारा जो हिस्ट्री है क्लास 6 का ये फिनिश हो जाएगा। फिर हम चलेंगे क्लास 6 की ही पॉलिटिकल। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपकी ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं। और मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है यूट्यूब पे सीटेट नोट डालने का। बाकी जो मुझसे पहले के जो टीचर है वो बहुत एक्सपीरियंस है, तो उनके भी वीडियो आप ज़रूर देखें, खासकर सनी सर का। ओके, बाय बाय, टेक केयर।